हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। तो रेगुलर क्लासेस के साथ साथ मैं थोड़ा आपको कोई राइटर बेस्ड वीडियो भी देती रहती हूँ। तो मैंने कई सारे राइटर्स की वीडियो आपको अभी तक दे चुकी हूँ, जो कि अमेरिकन राइटर्स की भी मैंने दी हैं। तो बिल्कुल आपको बने रहना है गाइज मेरे साथ में। और आज हम पढ़ेंगे टी.एस. एलियट यहाँ पर, और काफ़ी इंपॉर्टेंट, कम से कम 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस वीडियो में टी.एस. एलियट से रिलेटेड। ठीक है, तो बने रहिएगा लास्ट तक, क्वेश्चन स्किप नहीं करने हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बहुत बेनिफिट आपको इसमें रहने वाला है। पेपर कभी भी हो, लेकिन आपको तैयार रहना है, तो मोटिवेट रहना है, बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना हो। तो मैं तो यही सलाह दूंगी आपको, अगर डिमोटिवेट आप होते हैं तो ये आपके लिए नेगेटिव पॉइंट होगा। और मोटिवेट रहें, तैयार रहें, जब भी एग्जाम होता है बस उसको जो है इतना ज़्यादा दिक्कत ना लें कि क्यों नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उन सब चीज़ों को सोचने की बजाय आप लोग तैयारी पे जुटें। ठीक है, जितना टाइम मिल रहा है वो आपके लिए अच्छा है, और ज़्यादा तैयारी आप कर सकते हैं उस पर। चलिए, और बेहतर अपने आप को करने की कोशिश करें इस चीज़ के बजाय कि ये सोचें कि भाई पेपर तो हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, सबसे पहले लाइक शेयर कीजिएगा वीडियो को और सभी के पास पहुंचाना है आपको, और सब्सक्राइब भी कर लेना है गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एंड फ्रॉम वेयर डिड इलियट्स एंसेस्टर्स माइग्रेट टू अमेरिका। अमेरिका कहाँ से आए थे जो इलियट के जो एंसेस्टर थे? तो इन 1668 फ्रॉम ईस्ट कॉकर इन समरेस्टशायर इंग्लैंड, 1669 में ईस्ट कॉकर इन समरेस्ट डर्बीशायर से, या फिर इंग्लैंड सोमरेसशायर इंग्लैंड खाली। ठीक है, तो यहाँ ये जो हमारा बने ना 1760 में, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। यानी कि इसका आंसर आपका क्या बनेगा यहाँ? पहला ऑप्शन, इन 1668 में फ्रॉम ईस्ट कॉकर इन सोमरेसशायर इंग्लैंड। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में, इन 1900 इलियट वोन अ गोल्ड मेडल। इन्होंने एक गोल्ड मेडल जीता था, तो किस चीज़ के लिए? तो डी ऑप्शन आपके सामने है, लैटिन लैंग्वेज में इन्होंने जो है ये जीता था गोल्ड मेडल। आगे क्वेश्चन है, इन विच यूनिवर्सिटी डिड इलियट परस्यू अ कोर्स ऑफ स्टडीज इन लैंग्वेज एंड लिटरेचर, द क्लासिक्स, जर्मन, फ्रेंच एंड इंग्लिश लिटरेचर। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से रिलेट करते थे, जवाहरलाल से, हार्वर्ड से, या फिर नन ऑफ दीज। तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने जो है एजुकेशन ली इन सभी चीज़ों के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यस, Eliot was much influenced by his two teachers. One of them was George Santayana, जो भी आप इसको पढ़े, और द अदर वाज, तो जो फर्स्ट थे वो आपको बता ही दिया है, जॉर्ज नाम से थे। और जो सेकंड, दो टीचर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहे हैं, और जो सेकंड थे हमारे पास में वो कौन थे? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि इरविंग बाबिट। करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। यस, The reading of Arthur Symons' The Symbolist Movement in Literature created his interest in the poetry of, मतलब इन्होंने जो आर्थर सिमोन का जो द सिम्बोलिस्ट मूवमेंट था लिटरेचर के अंदर, उसकी स्टडी जब उन्होंने इसको रीड किया तो उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में बन गया इसको पढ़ने से? पोएट्री में, इन द पोएट्री ऑफ, किस चीज़ की? टैगोर की पोएट्री, इंडियन पोएट थे, लेफॉर्ज की फ्रेंच सिम्बोलिस्ट थे, होमर की ग्रीक पोएट थे, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए बी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि लेफॉर्ज जो फ्रेंच सिम्बोलिस्ट थे उनमें इनका इंटरेस्ट बन गया। When did Eliot get his degree of graduation? ग्रेजुएशन की डिग्री इन्होंने कब ली? तो हमारा आंसर यहाँ सी ऑप्शन है, यानी कि इन 1910 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री ली। This is the way the word ends not with a bang but a whimper. These lines appear in, तो कौन से वर्क में लाइन टी.एस. एलियट के अपीयर होती हैं? तो दिस इज द वे द वर्ल्ड एंड्स विद नॉट विद अ बैंग बट अ विम्पर। तो लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफरोक, वेस्टलैंड, द होलो मैन, नन ऑफ दीज। तो ये हमारा आंसर ऑप्शन सी है, यानी कि द होलो मैन की लाइन है ये वाली। Where do these lines appear? Time present and time past are both contained in time future and time future contained in time past. तो ये कहाँ पर मिलती है लाइन? तो थ्री क्वार्टेट्स है, द वेस्टलैंड है, फोर क्वार्टेट्स है। तो यहाँ ऑप्शन सी है, यानी कि फोर क्वार्टेट। थ्री क्वार्टेट नाम का तो कोई वर्क नहीं है इनका, फोर क्वार्टेट है जिसके चार पार्ट है। तो उन्हीं में कौन सी लाइन थी ये? Where do these line appear? The time present and time past are both contained in time future and time future contained in time past. तो ये हमारी फोर क्वार्टेट में मिलती है। I have given you power of choice and you only alternate between futile speculation and unconsidered acting. तो I have given you power of choice and तो बताइए from which drama have these lines have taken? तो यहाँ ऑप्शन है द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क है, मर्डर इन कैथेड्रल है, द रॉक है, और डी है नन ऑफ दीज।
तो लाइन एक बार और पढ़ सकते हैं आप, आई हैव गिवन यू पावर ऑफ चॉइस एंड यू ओनली अल्टरनेट बिटवीन फ्यूटिल स्पेकुलेशन एंड अनकंसीडर्ड एक्टिंग। तो देखिए इसमें जो हमारा आंसर बनता है वो ऑप्शन सी है, यानी कि रॉक। द रॉक नाम का जो इनका ड्रामा है उसमें से लाइन ली गई है। And the dead tree gives no shelter, the cricket no relief, and dry stones no sound of water. तो the wasteland है, the hollow man of forgotten say of none of these। तो wasteland की लाइन है, इसको तो आप सभी जानते होंगे अच्छे से, तो ये बनेगा wasteland। Oh, the moon shone bright on Mrs. Potter and on her daughter they washed their feet in soda water। तो देखिए बहुत आसान है गाइस, इसको आप याद रख सकते हैं कि ये करेक्टर किसमें है, मिसेस पॉटर और उनकी डॉटर, और सोडा वाटर में अपने फीट को वॉश करती हैं ये। तो हमारे पास ऑप्शन आपने देख ही लिए हैं और ये हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन सी, यानी कि हॉलो मैन। इसको आप याद रखिएगा, मिसेस पॉटर और वो सोडा वाटर में अपने फीट को धो रहे हैं और उनकी डॉटर, ठीक है। ये हॉलो मैन की लाइन है। Tenants of the house, thoughts of a dry brain in a dry season. These are the two last lines of किसकी लाइन है, टेनेंट्स ऑफ द हाउस, थॉट्स ऑफ अ ड्राई ब्रेन इन अ ड्राई सीजन। हॉलो मैन है यहाँ, वेस्टलैंड है, जेरोनसन ऑप्शन है और नन ऑफ दीज है। तो देखिए सी ऑप्शन होगा, यानी कि जेरोनसन। जेरोनसन की लाइन है ये, टेनेंट्स ऑफ द हाउस, थॉट्स ऑफ अ ड्राई ब्रेन इन अ यस। नेक्स्ट चलेंगे, who injured his own reputation by calling Eliot a minor। भाई किसने इनको माइनर पोएट कह के बुलाया 20th सेंचुरी के, और खुद की रेपुटेशन को इन्होंने खराब किया है। इससे इलियट का तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन लोगों ने इन्हीं को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया कि कैसे इलियट के बारे में ऐसी बात कह सकते हैं। तो डेविड डेचिस हमारे पास ऑप्शन है, एल्बर्ट है, कम्पटन डिकेट है, विलियम जे लोंग है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डेविड डेचिस, यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट। इन्होंने जो है क्रिटिसाइज किया था ये कह करके। Who declares himself a classicist in literature, a royalist in, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसको आपको याद रखना है, एंड एन एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन। तो देखिए टीएस एलियट के ही स्टेटमेंट है, इन इंग्लिश पोएट्री वुड हैव हैड नो फ्यूचर विदाउट द इनवैल्यूएबल वर्क डन बाय एलियट। तो देखिए ये कितनी अच्छी स्टेटमेंट जो है पावरफुल दी है एलियट के बारे में, लेकिन किसने दी है, इंग्लिश पोएट्री वुड हैव हैड नो फ्यूचर विदाउट, मतलब बिना इनकी पोएट्री के, वैल्यूएबल वर्क के, इंग्लिश पोएट्री का कोई भी फ्यूचर नहीं है। तो ये किसकी ओपिनियन है, तो ये ओपिनियन है गाइस फ्रैंक करमोट, यानी कि ये वाले हमारे हैं। Eliot dominated the literary scene and came to be known as the Eliot dominated the literary scene and came to be known as the Don of 19th century, Pop of Russell Square, literary man of modern age, या फिर कुछ नहीं इसमें। तो देखिए इसमें भी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि पॉप ऑफ रसेल स्क्वायर इनको कह सकते हैं। इलियट डोमिनेटेड द लिटरेरी सीन एंड केम टू बी नॉन एज, इस नाम से इनको जाना गया। The lamp sputtered, the lamp muttered in the dark, the lamp hummed। These musical lines कहाँ पर appear होती हैं, देखिए इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि the lamp sputtered, the lamp muttered in the dark, the lamp hummed। तो ये आपको जो है द म्यूजिकल लाइन्स अपीयर इन द कौन सी पोएम में आपको मिलती हैं, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि रेप्सोडी जो इनकी पोएम है उसमें हमें लाइन्स मिलती हैं। जेरोनसन इज डेरिव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जेरोन विच मीन, जेरोन का नाम होता है, जेरोन का मतलब होता है ओल्ड मैन से, ठीक है, जेरोनसन का मतलब होता है ओल्ड मैन। इन द टाइटल Sweeney among the nightingales, the word nightingales is used as slang which means, Sweeney among the nightingales इनका वर्क है, तो इसमें जो ये नाइटिंगल लिया गया है is used as slang which means, किस मीन्स के इसको यूज किया गया है, रास्कल है इसमें, प्रोस्टिट्यूट है, इलिजिटिमेट है, रेप है। तो यहाँ से ऑप्शन करेक्ट है, बिकॉज प्रोस्टिट्यूट से जो है नाइटिंगल को यहाँ पे यूज किया गया है। टार्सियस इन द वेस्टलैंड इज, टार्सियस इसमें क्या है, ये देखिए बाइसेक्सुअल पर्सन है, ठीक है, टार्सियस जो है। which form has been used by Eliot in the Wasteland? वेस्टलैंड में एलियट की कौन सी फॉर्म यूज की गई है, ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स, स्पेंसर इन स्टैंजा, या फिर नन ऑफ दीज। देखिए वेस्टलैंड को लिखा गया है फ्री वर्स में, ठीक है, फ्री वर्स में इसको लिखा गया है। What is the utmost importance in the plays of Eliot? Eliot के plays का utmost जो इम्पोर्टेंस मिलता है वो क्या है, चॉइस है, नो अल्टरनेटिव है, थीमेटिक वैरायटी है, नन ऑफ दीज है। तो इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि चॉइस। हैरी, एमी, अगाथा, मैरी ये कैरेक्टर कहाँ पर मिलते हैं, कौन से वर्क में मिलते हैं एलियट के, द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क है, मदर इन कैथेड्रल, फैमिली रीयूनियन। तो देखिए ये हमें मिलते हैं
अगर हम देखें तो ये हमें मिल जाते हैं सी ऑप्शन में, बिकॉज द फैमिली रीयूनियन में हमें ये सारे कैरेक्टर मिलते हैं। एक बार फिर से पढ़ लेंगे, हैरी, एमी, अगाथा, मैरी। To rest in our own suffering is evasion of suffering. We must learn to suffer more. To rest in our own suffering is evasion of suffering. We must learn to suffer more. Who, at us, and where? कौन कहता है, कहाँ पर कहता है? तो अगाथा कहता है इन फैमिली रीयूनियन में। एक बार और लाइन को देख लेंगे। To rest in our own suffering is evasion of suffering. We must learn to suffer more. तो अगाथा कहता है फैमिली रीयूनियन में। I do not know very much, and as I get older, I am coming to think how little I have ever known. तो ये लाइन कहाँ पर अटक दी जाती है? तो ये ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ए ऑप्शन, यानी कि ये हो जाएगा ये वाला। एमी कहती है फैमिली रीयूनियन में क्या कहती है? आई डू नॉट नो वेरी मच एंड आई एज गेट ओल्डर आई एम कमिंग टू थिंक हाउ लिटिल आई हैव एवर नॉन। Love compels cruelty to those who do not understand love. Where do this line occur? कहाँ पर आती है ये लाइन? Love compels cruelty to those who do not understand love. तो द रॉक है, द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क है, फैमिली रीयूनियन है और नन ऑफ दीज है। तो ऑप्शन हमारा सी आंसर है इसमें, यानी कि द फैमिली रीयूनियन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लव कंपेल्स क्रुएल्टी, ये लाइन हमारी किसमें है? फैमिली रीयूनियन में है। Amy complains and accuses her sister Agatha, saying, 35 years ago you took my husband from me and now you take my son. तो ये इसमें जो है एमी कहती है, ये आप जानते हैं कि अगाथा, एमी, ये सब अभी अभी हमने पढ़ा था, कहाँ के कैरेक्टर थे? फैमिली रीयूनियन के। Who has used the Greek Orestes myth and the Greek conception of the Furies as the basis of his play The Family Reunion. तो टी.एस. इलियट का है, इसमें तो बहुत ज़्यादा हमें सोचने की ज़रूरत नहीं थी आंसर में। ठीक है, चलिए। द फैमिली रीयूनियन इज अ प्रोसिक प्ले है, अ रोमांटिक प्ले है, पोएटिक प्ले है। तो ये एक आपका पोएटिक प्ले है, फैमिली रीयूनियन क्या है? पोएटिक प्ले। मर्डर इन कैथेड्रल रेफर्स टू द मर्डर ऑफ द आर्चबिशप। हु इज ही? कौन था ये जिसके मर्डर की बात मर्डर इन कैथेड्रल में की गई है? सेंट थॉमस ऑफ हार्वर्ड, थॉमस बैकेट ऑफ कैलिफोर्निया, थॉमस बैकेट ऑफ कैंटरबरी। और ऑप्शन हमारा सी आंसर है कि जो थॉमस बैकेट ऑफ कैंटरबरी हैं उनकी डेथ के बारे में मर्डर इन कैथेड्रल में बात की गई है। द फोर नाइट्स इन द फोर टेम्पटर्स अपीयरिंग, ये कहाँ पर अपीयर होते हैं? 4 नाइट्स एंड 4 टेम्पर्स। तो ये सी ऑप्शन, यानी कि मर्डर इन कैथेड्रल में। Destiny waits in the hands of God. Destiny waits in the hands of God, not in the hands of statesmen. Who speaks these lines? Thomas Becket, Tempo, the chorus, या फिर none of these? Destiny waits in the hands of God, not in the hands of statesmen. तो ये बात कही है सी ऑप्शन, chorus ने ये बात कही है। That action is suffering and suffering is action. Neither does the agent suffer nor the patient act. तो ये लाइन कहाँ मिलती है? ये हमें मिलती है सी ऑप्शन में, यानी कि द कोरस इस लाइन को कहते हैं। द एक्शन इज सफरिंग एंड सफरिंग इज एक्शन। मार्टरडम इज द थीम ऑफ, किसकी थीम है? मार्टरडम, ये थीम है हमारे मर्डर इन कैथेड्रल की। ठीक है, मार्टरडम भी मर्डर ही करना होता है। द प्लॉट ऑफ द कॉकटेल पार्टी इज मेड अप ऑफ 2 स्टोरीज, 2 स्टोरी से बना हुआ है जो कॉकटेल पार्टी है इसका प्लॉट। हु इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द 2? तो दोनों के बीच में कनेक्टिंग लिंक जो है, दोनों जो स्टोरियां हैं उनमें क्या है? सर हेनरी हेयरकट रेली, थॉमस बैकेट, द कोरस, या फिर नन ऑफ दिस? तो कॉकटेल पार्टी में हमें जो मिलते हैं वो सर हेनरी हेयरकट रेली मिलते हैं, ऐसे जिससे कनेक्ट होकर के दोनों स्टोरीज हैं। In which poetic play of Iliad is there no chorus or no ghost? ना तो घोस्ट है ना chorus है। Of the cocktail party, ये A ऑप्शन है, ये ऐसे इसको A माने आप। ठीक है, ये A ऑप्शन है। तो कॉकटेल पार्टी है, द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क है जिसमें भूत भी नहीं है, chorus भी नहीं है। तो ये देखिए आपका बनता है भाई A आंसर है इसमें, यानी कि कॉकटेल पार्टी में ना तो आपको भूत मिलेगा और ना ही आपको मिलेगा चलिए, 2 people who
No, they do not understand each other, breeding children whom they do not understand and we who will never understand them. तो सी ऑप्शन करेक्ट है इसमें, यानी कि कॉकटेल पार्टी की लाइन है, एक बार और आप पढ़ सकते हैं कि टू पीपल who know they do not understand each other, breeding children whom they do not understand and who will never understand them. तो सी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट है, यानी कि कॉकटेल पार्टी. एडवर्ड लेविनिया, पीटर क्विल्प, सिलिया, कॉपलेस्टोन, जूलिया एलेक्स एंड द गार्जियंस अपीयरिंग, ये सब कहाँ पर अपीयर होते हैं? तो कॉकटेल पार्टी है, फैमिली रियूनियन है, मदर्न कैथेड्रल है, ये आपके आते हैं ए ऑप्शन, यानी कि ये सभी कैरेक्टर हमें कॉकटेल पार्टी में मिलते हैं. एक बार और कैरेक्टर्स को आप देख लेंगे ताकि याद हो जाए गाइस अच्छे से. एडवर्ड है, लेविनिया है, एडवर्ड और पीटर क्विल्प है, सिलिया है, कॉपलेस्टोन है, जूलिया और एलेक्स और गार्जियंस. ठीक है, चलिए. द प्लॉट ऑफ द कॉकटेल पार्टी इज बेस्ड ऑन, किस चीज पे बेस्ड है? तो कॉकटेल पार्टी है उसका जो प्लॉट है, तो अभी हमने बात की थी कि जो एल्सेस्टिस ऑफ यूरिपाइड्स, इस पे डिपेंड करती है ये कॉकटेल पार्टी का जो प्लॉट है. आई होप क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे. अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो एक लाइक एक शेयर कर दीजिए प्लीज गाइस, यही रिक्वेस्ट रहती है. एक लाइक और शेयर, एक शेयर तो बनता है. इलियट्स द वेस्टलैंड इज डेडिकेटेड टू, तो इजरा पाउंड को ये डेडिकेट किया गया है. Which poem was written during the autumn of 1921 in Lausanne, Switzerland and first published in serial form The Criterion in October and November 1922? ये भी आप अच्छे से जानते हैं कि वेस्टलैंड की बात हो रही है यहाँ पर. Eliot has expressed his views on the impersonality of poetry and the poetic process in his essay entitled तो ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट. तो पहला ही ऑप्शन मुझे इसमें सही लगता है और ए ऑप्शन करेक्ट है. इलियट ने एक्सप्रेस किए हैं अपने व्यू इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोएट्री के ऊपर एंड पोएटिक प्रोसेस इन हिज एसे. यस, अकॉर्डिंग टू इलियट perfect poetry can be produced only when there is dissociation of sensibility, objective quality, unification of sensibility, या फिर तो सी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट है, यानी कि जो यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी है उस पोएट के अकॉर्डिंग, इलियट के अकॉर्डिंग परफेक्ट पोएट्री कैन बी प्रोड्यूस्ड, है ना, इनके द्वारा प्रोड्यूस की जा सकती है यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी. नो पोएट नो आर्टिस्ट ऑफ एनी सॉर्ट हैज हिज कंप्लीट मीनिंग अलोन, हु सेड? तो ये डी ऑप्शन है इसमें. कौन कहते हैं इस बात को? इलियट ही मानते हैं. क्या मानते हैं इलियट? कि कोई भी जो पोएट है, कोई भी आर्टिस्ट है, एनी सॉर्ट हैज हिज कंप्लीट मीनिंग अलोन, अकेले का कभी भी उसका कंप्लीटिंग मीनिंग नहीं होता है, उसकी पोएट्री के साथ ही उसका मीनिंग होता है. तो ये जो सोच है ये इलियट की है. द पर्सनैलिटी ऑफ एन आर्टिस्ट इज अ कॉन्टिन्यूअल सेल्फ सेक्रीफाइस, अ कॉन्टिन्यूअल एक्सटिंक्शन ऑफ पर्सनैलिटी. द व्यू इज ऑफ, किसकी व्यू है? द पर्सनैलिटी ऑफ एन आर्टिस्ट इज अ कॉन्टिन्यूअल सेल्फ सेक्रीफाइस. तो ये इलियट की है. पॉसिबिलिटी ऑफ पोएटिक ड्रामा में बी, यहाँ बी सी से जुड़ गया है, ये बी ऑप्शन देखिए ये रहा. तो इलियट इन द परफेक्ट क्रिटिक में इलियट कहता है ट्रेडिशनल और इंडिविजुअल टैलेंट में. तो देखिए ये यहाँ पे सी ऑप्शन है, जो इलियट कहते हैं इस बात को ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में. द पोएम अकॉर्डिंग टू इलियट हैज नो रिलेशन टू, किस चीज से पोएट्री का कोई भी रिलेशन नहीं होता है? थीम से, स्ट्रक्चर से, पोएट से या फिर सोसाइटी से. तो जो पोएट है उससे कोई भी मतलब जो पोएम है रिलेशन है उसका नहीं होता है. पोएट तो अपनी फीलिंग लिखता है, ये जो भी वो थीम रखता है उस चीज के लिए पोएम को लिखता है. द माइंड ऑफ द पोएट इज द शेयर ऑफ प्लैटिनम. तो ये बात कहाँ पर कही गई है? इस पहली लाइन से आप इसको याद रखेंगे, क्योंकि इतना बड़ा नहीं आएगा, मैंने बड़ा दे दिया है बट इतना बड़ा नहीं आएगा. आपका छोटा आ सकता है, ये वाली लाइन आ सकती है कि द माइंड ऑफ द पोएट इज द शेयर ऑफ प्लैटिनम. तो ये लाइन किसने कही है? टी.एस. एलियट ने ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट में कही है. इट मैनी पार्टली ऑफ एक्सक्लूसिव ऑपरेट अपॉन द एक्सपीरियंस ऑफ द मैन हिमसेल्फ, बट द मोर परफेक्ट द आर्टिस्ट द मोर कंप्लीटली सेपरेट. तो इतना बड़ा नहीं आएगा, या पर इसको चाहे तो पढ़ सकते हैं, बट आपकी ये पहली लाइन आ सकती है. The poet's mind is a receptacle for seizing and storing up numberless feelings, phrases, images, मतलब numberless और अनगिनत चीजें इनके माइंड में आ सकती हैं. एक पोएट के माइंड सीज कर सकता है उसका माइंड, और until all the particles which can unite to form a new compound, जो मिलकर के वो पार्टिकल एक कंपाउंड बन जाते हैं प्रेजेंट के लिए. तो ये बात भी किसने कही है? इलियट ने कही है. डी ऑप्शन करेक्ट है. The poet has not a personality to express, but a particular medium, which is only a medium and not a personality in which impressions and
experiences combined in peculiar and unexpected ways. Who were, ये भी वर्ड जो है आपके टी.एस. एलियट के हैं, तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है. Poet is not a turning loose of emotion but an escape from emotion. तो ये भी बात किसने कही है? ये भी टी.एस. एलियट ने कही है. यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है. Eliot says that a work of art should be viewed as having a life of its own, unrelated to that of its creator. तो Eliot wrote this in the किस चीज के लिए इंट्रोडक्शन में इन्होंने ये लाइन कही है? तो द सेक्रेड वुड. ठीक है, क्या थी? A work of art should be viewed as a having life of its own, unrelated to that of its creator. तो ये सेक्रेड वुड आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा. The emotion of art according to Eliot is पर्सनल होते हैं, इम्पर्सनल होते हैं, सब्जेक्टिव. तो सब्जेक्टिव होते हैं क्योंकि इमोशन तो सब्जेक्टिव होता है ना. कोई भी पोएट अगर अपने इमोशन पे उसकी लिए पोएम लिख रहा है, कोई भी, क्योंकि इमोशन होती है पोएट्री हमेशा हमारे अंदर से निकल के, कोई किसी भी पोएट के अंदर से निकल के आती है. द फ्रेज ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव ऑकर्स इन Eliot's वन ऑफ एसेज इन द सेक्रेड वुड. सेक्रेड वुड इनका कलेक्शन था एसेज का, तो उसमें उसी में एक एसेज में जो है ये लाइन आई थी, मतलब ये टर्म आया था ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव. तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एसे? तो किस में आया था ये? तो सी ऑप्शन है, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में आपको मिल जाता है. डी, बी नहीं, सी. फ्रॉम विच पॉइंट ऑफ व्यू डज एलियट फाइंड हैमलेट डिफेक्टिव एंड एन आर्टिस्टिक फेलर? तो ये ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव ही है. Shakespeare successful in finding an objective correlative to express the emotions of the character which drama is. Successful की बात करी है तो मैकबेथ को देखिए यहाँ पर सक्सेसफुल माना जाता है. मिल्टन सैमसन एगोनिस्ट इज अ ग्रेट सक्सेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ. किस चीज के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए सैमसन एगोनिस्ट में भी आपको ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव देखने को मिलता है, इसीलिए इसको सक्सेसफुल इस बेस पे कहा गया है. Who finds Eliot's phrase the objective correlative defective? किसने इस phrase को डिफेक्टिव पाया? तो देखिए बहुत चीजें, जब कोई भी टर्म दिया जाता है, कोई भी इस तरीके की चीज किसी राइटर या पोएट की तरफ से आती है, तो उनको जो है आंकते भी हैं लोग, फिर अपनी अपनी अकॉर्डिंग उनको देखते हैं कि क्या ये सही है या ये गलत है. तो ये जो है, ये आपके एक पर्सन थे एलिसियो वाइवेस, विवास पढ़ें, जो भी आप इसको पढ़ें, तो उन्होंने ही इसको जो है डिफेक्टिव माना था. द फ्रेज डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी ऑकर्स इन, ये कहाँ पर आती है? तो ये आपको मिलती है मेटाफिजिकल पोएट्स में. ठीक है, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी. बाय विच फ्रेज डज Eliot मीन डायरेक्ट सेंसुअस एप्रीहेंशन ऑफ थॉट, अ रिक्रिएशन ऑफ थॉट इनटू फीलिंग्स. तो ये ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है, यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी. इस फ्रेज के द्वारा जो Eliot का मतलब है डायरेक्ट सेंसुअस एप्रीहेंशन ऑफ थॉट, और रिक्रिएशन ऑफ थॉट इनटू फीलिंग्स. लास्ट क्वेश्चन है आज का. टेनिसन एंड ब्राउनिंग आर पोएट्स एंड दे थिंक बट दे डू नॉट फील देयर थॉट. मतलब वो सोचते तो थे पर वो अपने थॉट को फील नहीं करते थे. इमीडिएटली एज द ऑर्डर ऑफ अरोज, तो इसमें अ थॉट्स टू डन वाज एन एक्सपीरियंस, इट मॉडिफाइड हिज सेंसिबिलिटी. तो ये लार्किन है, अर्नोल्ड है, इलियट है. तो ये बात कौन कहते हैं? टी.एस. एलियट कहते हैं. तो यही थे गाइस आज के हमारे क्वेश्चन. आई होप आपको अच्छे लगे होंगे. अच्छे लगे हैं तो लाइक शेयर आपकी तरफ से मुझे मिलना चाहिए, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.